आइए देखिए मौर्योत्तर काल। मगध पे जब सातवाहन वंश का शासन समाप्त हो गया तब विदेशी आक्रमण का प्रारंभ हो गया, जिसको मौर्योत्तर काल भी कहा जाता है। आप लोगों को पहले पढ़ाए थे सेल्यूकस निकेटर के बारे में, सेल्यूकस निकेटर के बारे में। तो सेल्यूकस निकेटर ये किससे हार गया था? हार कर वापस चला गया था। तो इसका जो एरिया था वो भारत के ठीक पश्चिम में था, या मध्य एशिया इसको कह लीजिए, पश्चिम में या मध्य एशिया में। तो इसी के विशाल साम्राज्य को संभाला था एंटियोकस प्रथम। तो जो विदेशी आक्रमण हुआ है उसके बारे में हम लोग एक बार जिक्र करेंगे, देखेंगे उसके बारे में कि मौर्योत्तर काल किसको किसको कहा जाता है, यानी विदेशियों में किसका किसका क्रम रहा है भारत में आक्रमण करने का। तो देखिए सबसे पहले हिंद यूनानी ने किया, हिंद यूनानी। उसके बाद जो आक्रमण किया वो किया शक, उसके बाद पहलव और उसके बाद कुषाण। इन लोगों का क्रम है। यानी जब कर्ण वंश समाप्त हो गया तो भारत पर जो बाह्य आक्रमण यानी विदेशी आक्रमण हुआ उसमें सबसे पहले किसने आक्रमण किया? यूनानी ने, उसके बाद शक ने, उसके बाद पहलव ने और उसके बाद यहाँ तक बात स्पष्ट है। हिंद यूनानी जो था एरिया, इन लोग जो आक्रमण किया तो वो प्रारंभ से समझिए कि सेल्यूकस निकेटर का एक साम्राज्य था जो मध्य एशिया में था, यानी भारत के पश्चिम में था। उसी के विशाल साम्राज्य को संभाल रहा था एंटियोकस। ठीक है, इसी के साम्राज्य को कौन संभाल रहा था? एंटियोकस। आप पढ़ रहे हैं क्या? हिंद यूनानी। हिंद यूनानी के बारे में आप पढ़ रहे हैं, जिसका संबंध सेल्यूकस निकेटर से है। इसी के साम्राज्य को एंटियोकस प्रथम संभाल रहा था, एंटियोकस प्रथम संभाल रहा था। और एंटियोकस का उत्तराधिकारी एंटियोकस द्वितीय हुआ, एंटियोकस द्वितीय हुआ। और एंटियोकस के शासन काल में ही वहां पर विद्रोह हो गया। ठीक है, वहां पे विद्रोह हो गया, विद्रोह हुआ जिसका नेतृत्व डियोडोटस कर रहा था। डियोडोटस कर रहा था। विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? डियोडोटस कर रहा था। विद्रोह जब हुआ तो ये भी क्या हो गया? टूट गया। आ रही बात समझ में? विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? डियोडोटस नेतृत्व यह कर रहा था, लेकिन इसके साथ भी था कौन कौन? डेमेट्रियस, मिनांडर और भी बहुत सारे राजा थे जो सब कुछ साथ में मिले थे, लेकिन नेतृत्व कौन कर रहा था? डियोडोटस। यहां तक बात स्पष्ट है। डियोडोटस नेतृत्व कर रहा था विद्रोह का और वो टूट गया। उसी में से एक राजा है जिसका नाम है डेमेट्रियस। तो डेमेट्रियस क्या किया कि 190 ईसा पूर्व में 190 ईसा पूर्व में क्या किया? इसने भारत पर आक्रमण कर दिया। आ रही बात समझ में? तो हिंद यूनानियों में पहला शासक कौन हुआ है जो भारत पर आक्रमण किया? डेमेट्रियस। कब किया? 190 ईसा पूर्व में। बात समझ में आ रही है? 190 ईसा पूर्व में इसने जब भारत पर आक्रमण कर दिया, अब तो इसने क्या किया? अफगानिस्तान का एरिया, भाई ये तो अखंड भारत की बात हो रही है ना, ये पाकिस्तान है या अफगानिस्तान का एरिया है, ये तो भारत था ना, उस समय टूटा हुआ नहीं था। तो ये अफगानिस्तान, पंजाब, ये पंजाब पाकिस्तान वाला और सिंध, तीनों जो है ना एरिया, उसके अधिकांश क्षेत्र पर डेमेट्रियस ने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। ठीक है, कब्जा करने के बाद इसने क्या किया? राजधानी बनाया साकल को। साकल का अभी का नाम सियालकोट है, सियालकोट, और ये पाकिस्तान में है। आ रही बात समझ में? जी। तो डेमेट्रियस ने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया और अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध को क्या किया? जीत लिया। अधिकांश क्षेत्र को अपने अधिक क्षेत्र में कर लिया। उसके बाद इसने क्या किया? राजधानी बनाया।
किसको? साकर को। साकर का आधुनिक नाम सियालकोट, जो अभी कहाँ है? यहाँ तक का बात स्पष्ट है जी। इसी में से एक महान शासक जो बहुत फेमस शासक हुआ, विख्यात शासक कह सकते हैं, विख्यात शासक मीनांडर था। इसके बारे में पहले भी आप पढ़ चुके हैं, हल्का सा पढ़े हैं कि पुष्यमित्र शुंगी से हराया था। सही बात है। इसका विख्यात शासक कौन था? मीनांडर। मीनांडर ने क्या किया, इधर देखिए। मीनांडर जब आक्रमण किया तो उस समय यहाँ पे शुंग वंश का शासन चल रहा था। ठीक है, हल्का माने ये सब फाइनली आने से ठीक पहले की बात है। वहां पे मीनांडर किससे हारा? पुष्यमित्र शुंग से हारा। तो ये आने के बाद इसकी मुलाकात नागसेन से हुई। किसकी? मीनांडर की। नागसेन ने क्या किया कि मीनांडर को है उल्टा लिखा था भाई, ठंडा लगा। हाँ, इसने नागसेन ने क्या किया, मीनांडर को बौद्ध धर्म की दीक्षा दे दी। ठीक है जी। तो कौन सा धर्म अपना लिया? ये बौद्ध धर्म अपना लिया। कौन? मीनांडर। मीनांडर पहला हिंदू यूनानी शासक था जिसने क्या किया था? बौद्ध धर्म को अपनाया था। बौद्ध धर्म को अपना जब ये लिया मीनांडर, तो बहुत जहन में इसका सवाल उत्पन्न हुआ, प्रश्न उत्पन्न हुआ। किसके जहन में? मीनांडर के जहन में क्या हुआ? प्रश्न उठा। तो इसने किससे प्रश्न किया? नागसेन से। तो नागसेन ने क्या किया? उत्तर दिया। नागसेन ने क्या किया? उत्तर दिया। तो इनका जो प्रश्न है और नागसेन का जो उत्तर है, यानी मीनांडर का प्रश्न और नागसेन का उत्तर का संकलन जिस बुक में किया गया है, उस बुक का नाम है मिलिंद पन्हो। ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम मिलिंद पन्हो है। इसकी रचना किसने किया है? नागसेन ने। किसने किया है? नागसेन ने किया। किस पुस्तक की रचना? मिलिंद पन्हो। अभी तक बहुत सारे ऐसे आप रचनाकार से मुलाकात कर चुके हैं। आ रही बात समझ जी। इसके संकलन करता कौन है? नागसेन। कौन सा पुस्तक लिए हैं? मिलिंद पन्हो में किस चीज का वर्णन है? मीनांडर का प्रश्न और नागसेन का। यहाँ तक बात स्पष्ट है। हिंद यूनानी शासक पहले ऐसे शासक हुए हैं, पहले ऐसे वंश है जिसने भारत में सोने का सिक्का पहली बार चलाया था। सर्वप्रथम सोने का सिक्का पहली बार। सोने का सिक्का से 3 सवाल। पहली बार किसने चलाया, सबसे ज्यादा किसने चलाया और सबसे शुद्ध किसने चलाया? ठीक है ना, इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। सर्वप्रथम सोने का सिक्का किसने चलाया? हिंद यूनानी ने चलाया। आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, पहली बार सोने का सिक्का हिंद यूनानी ने चलाया। सबसे शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण वंश ने चलाया और सबसे ज्यादा सोने का सिक्का गुप्त काल ने चलाया। आगे बात समझ। गुप्त काल पढ़ेंगे हम लोग, इसके बाद ही पढ़ना है क्योंकि इन लोगों को समाप्त कौन करेगा? गुप्त करेगा। तो सर्वप्रथम सोने का सिक्का किसने चलाया? हिंद यूनानी ने चलाया। एक पर्दा है, ये पर्दा वो पर्दा नहीं है जिसमें लड़कियां पर्दा रखती है या औरतें पर्दा रखती है। ये पर्दा वो पर्दा है जिसमें नाटक का रंगमंच होता है ना स्टेज पे, वो पर्दा जो पर्दा खींचा जाता है, वो पर्दा पहली बार इन्हीं का देन है। हिंद यूनानियों ने पर्दा को प्रचलित किया था, इन्हीं का देन है वो पर्दा जिससे भारत के नाट्य कथा का जो रंगमंच है वो बहुत फेमस हुआ, बहुत मददगार हुआ, बहुत योगदान मिला उसमें। आ रही बात समझ में? इस पर्दा का मतलब समझ रहे हैं आप? क्लियर है यहाँ तक? तो ये हिंद यूनानी इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे एग्जाम को टच करते हैं, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। ठीक है। हिंद यूनानी का जो साम्राज्य था वो कहाँ का था? सेल्यूकस। इसके साम्राज्य को कौन संभाला? ठीक है। इसके बाद कौन संभाला? तो उसके साम्राज्य में एक विद्रोह हो गया। शासन कौन कर रहा था? एंटियोकस द्वितीय जब शासन कर रहा था उस विशाल साम्राज्य को, उसी साम्राज्य में विद्रोह हो गया।
उस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इसने नेतृत्व किया डियोडोटस ने। डियोडोटस जब नेतृत्व कर रहा था विद्रोह का, तो विद्रोह जब हो गया तो उसी में से एक राजा था उसी के साथ में, जिसका नाम है डेमेट्रियस। डेमेट्रियस ने भारत पर कब आक्रमण किया? 190 ईसा पूर्व में। और उसने क्या किया? अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध के बहुत सारे एरिया को अपने कब्जे में ले लिया और एक राजधानी बनाया साकल, जिसका आधुनिक नाम, और वो कहाँ है? इस वंश का सबसे फेमस राजा यानी फेमस राजा मिनांडर हुआ। मिनांडर की मुलाकात किससे हो गई? नागसेन से। तो नागसेन ने मिनांडर को कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म की दीक्षा दे दिया। बौद्ध धर्म की जब दीक्षा दे दिया तो मिनांडर के जहन में बहुत सारे प्रश्न नहीं उठे, और जिसका जवाब किसने दिया? नागसेन ने जो आंसर दिया, उन दोनों का क्वेश्चन आंसर का जो संकलन करा गया है वो कौन सा बुक में है? में, जिसकी रचना किसने किया है? नागसेन ने किया है। सर्वप्रथम सोना किसने चलाया है? हिंद यूनानी ने। और पर्दा प्रथा कौन चलाया है? यहाँ तक बात क्लियर है? अब इसके बाद आते हैं कौन? शक। ठीक है ना? शक के बारे में हम लोग देखेंगे। एक बात और याद रखिएगा, हिंद यूनानी को बैक्टीरिया भी कहा जाता है। हिंद यूनानी को बैक्टीरिया भी कहा जाता है। ये भूल गए, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया वंश भी कहा जाता है। ठीक है ना जी? क्लियर है? शक को सिथियन वंश भी कहा जाता है। सिथियन वंश भी कहा जाता है। शक कह दे या सिथियन कह दे, बातें कही है। हिंद यूनानी कह दे या बैक्टीरिया कह दे, बातें कही है। आई बात समझ में? तो अब देखिएगा शक के बारे में। शक की 5 शाखाएं थी। कितनी शाखा? 5 शाखा। 5 शाखा में पहली शाखा, दूसरी शाखा, तीसरी शाखा, चौथी शाखा और 5वीं शाखा। पहली शाखा जो थी वो अफगानिस्तान के एरिया में थी। अफगानिस्तान, ठीक है। दूसरी शाखा पाकिस्तान की तरफ थी, पंजाब वाला एरिया में। पाकिस्तान कौन सा एरिया में? पंजाब वाला एरिया में। तीसरा था मथुरा और चौथा था उज्जैन और 5वां नासिक। नासिक महाराष्ट्र, ये मध्य प्रदेश, वो उत्तर प्रदेश। हाँ ठीक है। ये 5 शाखाएं थी किसका? शक वंश का, जिसको सिथियन वंश भी कहा जाता है। शक के राजाओं को क्षत्रप कहा जाता था। ठीक है, ये 5 शाखा देख लिया। पहली शाखा कहाँ थी? अफगानिस्तान। दूसरी शाखा पाकिस्तान, तीसरी मथुरा, चौथा उज्जैन और 5वां नासिक। शक के राजाओं को क्षत्रप कहा जाता था। क्या कहा जाता था इनके राजाओं को? क्षत्रप कहा जाता था। ठीक है। शकों का पहला राजा, शक वंश का पहला राजा कौन हुआ है? वो है मो। क्या नाम है उसका? मो। मो शक वंश में पहला राजा हुआ। क्लियर है यहाँ तक? शक लोग मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे और ये चारागाह की तलाश में आए थे। चारागाह की तलाश में, तलाश मतलब खोज। चारागाह की खोज में कहाँ आ गए? अरे यार मध्य एशिया के थे ना, इधर का थे। इधर से चारागाह की तलाश में कहाँ आ गए? भारत आ गए। आरी बात समझ में? शक जब भारत में चारागाह की तलाश में आए तो एक घटना घटा, वो 58 ईसा पूर्व में। ठीक है, 58 ईसा पूर्व में क्या हुआ कि भारत का मतलब उज्जैन का, ये उज्जैन देख रहे ना, उज्जैन का ही एक स्थानीय शासक ने, लिख देते हैं, उज्जैन के स्थानीय शासक ने
उज्जैन के स्थानीय शासक मालवा है, ठीक है ना। स्थानीय शासक मतलब शासक का नाम लिख देते हैं मालवा। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के स्थानीय शासक मालवा ने क्या किया, शकों को पराजित कर दिया। किसको हराया? शकों को हरा दिया। कौन हराया? उज्जैन का स्थानीय शासक मालवा ने क्या किया, शकों को हरा दिया। शकों को जब हराया तो एक उपाधि धारण किया जिसको विक्रमादित्य कहते हैं। विक्रमादित्य का उपाधि शकों को हराने के बाद 58 ईसा पूर्व में पहली बार धारण किया गया और यह इतना फेमस हो गया कि भारत में कुल 14 बार विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया गया है। कितनी बार? 14 बार, जिसमें सबसे फेमस चंद्रगुप्त द्वितीय है, जो गुप्त वंश का प्रतापी राजा हुआ है। गुप्त वंश का सबसे फेमस राजा हुआ है जिसका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का उपाधि धारण करने वाला भारत के इतिहास में सबसे फेमस शासक हुआ है। क्लियर है? विक्रमादित्य की उपाधि कितनी बार धारण किया गया है? 14 बार। और पहली बार कब हुआ है? 58 ईसा पूर्व में, जब शकों को क्या कर दिया गया, पराजित कर दिया गया। पराजित करने के उपलक्ष्य में एक संवत चलाया गया, जिसे विक्रम संवत कहते हैं। विक्रम संवत कहते हैं। विक्रम संवत कहते हैं। विक्रम संवत कहने का मतलब है कि 58 ईसा पूर्व है ना, तो आज के डेट में 58 ईसा पूर्व 58 साल जोड़ दीजिए तो वो क्या हो जाएगा, विक्रम संवत। कभी देखे वो ठाकुर प्रसाद के कैलेंडर में लिखा होता है कि विक्रम संवत इतना और शक संवत इतना, ठीक है। तो जब भी विक्रम संवत आप देखिएगा तो 2022 है ना अभी, तो 2022 में 58 जोड़ दीजिए, जितना आएगा यानी 280 आएगा ना, तो 280 क्या हो जाएगा आपका, विक्रम संवत। क्लियर है यहाँ तक जी? अब क्या हुआ आगे देखिए। इसी वंश का एक प्रतापी शासक था, इधर देखिए, शके का एक प्रतापी राजा हुआ है रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम। शक वंश में एक प्रतापी राजा हुआ जिसका नाम है रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम संस्कृत भाषा का बहुत ही प्रेमी था। किस भाषा का? संस्कृत भाषा का बहुत ही प्रेमी था। क्या हो गया? संस्कृत भाषा का प्रेमी होने की वजह से ये भारत के इतिहास में पहला ऐसा शासक हुआ है जिसका जो अभिलेख मिला है वो संस्कृत भाषा में मिला है। तो संस्कृत भाषा में इसका अभिलेख गुजरात तथा सौराष्ट्र के एरिया में जो एक पर्वत पड़ता है या पहाड़ पड़ता है जिसका गिरनार नाम है, गिरनार पहाड़ी पर जूना अभिलेख मिला है। कौन सा अभिलेख मिला है? जूना अभिलेख। अरे गिरनार पहाड़ी है, गिरनार पहाड़ी पर जूना अभिलेख मिला है और यह अभिलेख किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है, जो कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि रुद्रदामन प्रथम का अभिलेख किसमें मिला है? संस्कृत भाषा। यहाँ तक बात स्पष्ट है। रुद्रदामन प्रथम ने क्या किया कि मौर्यों द्वारा एक झील बनाया गया था जिसका नाम है सुदर्शन झील। सुदर्शन झील मौर्य काल द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का मॉडिफिकेशन कह लीजिए उसको, जीर्णोद्वार जिसको बोलते हैं। हाँ, जीर्णोद्वार या सुंदरीकरण। तो जीर्णोद्वार किसने किया है? रुद्रदामन प्रथम ने। यानी सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? मौर्य काल में। कहाँ हुआ था? मौर्य काल में। तो मौर्य काल में हुआ था, लेकिन उसका सुंदरीकरण कौन कराया? रुद्रदामन प्रथम ने। यहाँ तक बात स्पष्ट है जी। आगे देखिए, इस वंश का अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय था। अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय था। क्लियर है यहाँ तक? रुद्र सिंह तृतीय था। अंतिम शासक कौन था? रुद्र सिंह तृतीय। ऐसा कहा जाता है कि शक धीरे धीरे कमजोर पड़ रहे थे,
उनको फाइनली खत्म करने का श्रेय गुप्त काल को जाता है। ठीक है, गुप्त वंश को जाता है। शकों को पूर्ण रूप से विनाश करने का श्रेय किसको जाता है? गुप्त काल को जाता है। ठीक है यहाँ तक? चलिए एक बार रिवाइज करते हैं, उसके बाद आगे चलते। क्लियर है? विक्रमादित्य को उपाधि किसने दी थी? अपने लिए लेता था, किसी ने दिया नहीं। ये आधुनिक भारत में आप पढ़िएगा कि महात्मा को महात्मा किसने कहा? महात्मा गांधी को, उसमें नहीं। बहुत शक्तिशाली। शक वंश को क्या कहा गया? इसकी कितनी शाखाएं थी? पहला कहाँ बसा? दूसरा कहाँ बसा? तीसरा? चौथा? पांचवा? इनके राजाओं को क्या कहा जाता है? इनके पहले राजा कौन हुए? मोह। शक कहाँ के थे? किसकी तलाश में भारत आ गए? जब ये भारत में आ गए तो उज्जैन के स्थानीय शासक किसने? मालवा ने। कब? 58 ईसा पूर्व में। किसको पराजित कर दिया? जब पराजित कर दिया तो किस चीज का उपाधि धारण किया? विक्रमादित्य का। विक्रमादित्य की संख्या भारत में कितनी हो गई है? जिसमें सबसे फेमस कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय। किस वंश से संबंध रखता है? 58 ईसा पूर्व में ही शकों पर विजय के उपलक्ष्य में कौन सा संवत चला? विक्रम संवत चला। आई बात समझ? विक्रम संवत चला। इसी वंश का एक प्रतापी राजा हुआ है रुद्रदामन। रुद्रदामन प्रथम किस भाषा को पसंद करते हैं? जिसके कारण गुजरात और सौराष्ट्र के गिरनार पहाड़ी में एक अभिलेख मिला है जिसका नाम है अभिलेख। और जूना अभिलेख किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने किया है? रुद्रदामन प्रथम ने। और इस वंश का अंतिम शासक कौन रहा? रुद्रसेन। यहाँ तक बात स्पष्ट है? स्क्रीनशॉट लेना है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं हम लोग पहला वंश। पहला वंश को पार्सियन वंश भी बोला जाता है। पार्सियन वंश भी बोला जाता है। पहला वंश या पार्सियन। ये चूंकि ईरान के थे। कहाँ के थे? ईरान के थे, या फारस भी कह लीजिए उसको। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? पार्सियन वंश भी कहा जाता है। यानी पहला वंश को पार्सियन वंश भी कहा जाता है। इस वंश का संस्थापक मिथ्रेडेटस था। मिथ्रोडोटस था। यहाँ तक क्लियर है? इस वंश का संस्थापक मिथ्रोडोटस था। इस वंश का एक इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? राजधानी देख लेते हैं। राजधानी इसने पुरुषपुर को बनाया। पुरुषपुर का आधुनिक नाम पेशावर है। पुरुषपुर का पेशावर, ये पाकिस्तान है। ठीक है ना? ये कहाँ है? पाकिस्तान में। इसी वंश का एक प्रतापी राजा हुआ जिसका नाम है गोंडो फर्निस। नाम अच्छा लग रहा है ना? गोंडो फर्निस। इस वंश का एक प्रतापी राजा हुआ कौन? गोंडो फर्निस। गोंडो फर्निस के शासन काल में ही पुर्तगाल निवासी सेंट थॉमस आया था। सेंट थॉमस। इसने क्या किया कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार प्रारंभ किया था। फर्स्ट टाइम भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया था? सेंट थॉमस ने, जो कहाँ का निवासी था? पुर्तगाल का। कहाँ का था? पुर्तगाल का था। किसके शासनकाल में आया था? गोंडो फर्निस के शासनकाल में आया था। यहाँ तक बात क्लियर है जी? अब हम लोग देखेंगे कुषाण वंश। यानी पहलों के बाद कौन आया? कुषाण वंश। इसको हटा देते हैं, एक बार देख लीजिए। कहाँ के थे ये लोग? ईरान या फारस कर सकते हैं। संस्थापक कौन था? राजधानी पुरुषपुर, पेशावर, पाकिस्तान। प्रतापी राजा कौन था? इसके शासनकाल में कौन आया था? सेंट थॉमस। कहाँ का? पुर्तगाल का। जिसने क्या प्रचार किया? ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। अब पहलवों के बाद आए कुषाण वंश।
जो कि मौर्योत्तर काल का अंतिम वंश रहा है। कुषाण वंश को यची भी कहते हैं। यची एक कबीला हुआ करता था। तो 5 कबीले थे यची के, ठीक है। यची के कितने कबीले थे? 5 कबीलों में से ही एक कबीला था कुषाण। क्लियर? यची के 5 कबीले थे, 5 कबीले में से एक कबीला था कौन? कुषाण, जिसकी स्थापना कुजुल कड़फिसेस ने किया था। संस्थापक कुजुल कड़फिसेस। कौन स्थापना किया? कुजुल कड़फिसेस। इसी वंश का एक प्रतापी राजा हुआ है कनिष्क। प्रतापी राजा कनिष्क। अब इसी के बारे में आप लोग विस्तृत रूप से जानेंगे, ठीक है। संस्थापक कौन था? कुजुल कड़फिसेस। प्रतापी राजा हुआ कनिष्क। कनिष्क 78 ईस्वी में कहाँ आ गया? ईस्वी में। ईसा की कहानी अब आप कहाँ आ गए? ईस्वी में। 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत चला था। 2 महत्वपूर्ण है, विक्रम संवत और शक संवत। विक्रम संवत शक ने चलाया, शक ने शक संवत कभी नहीं चलाया। मेरी बात समझ में आ रही है? विक्रम संवत शक ने चलाया, शक ने कभी भी शक संवत नहीं चलाया। आ रही बात समझ में? नहीं तो कभी ऐसा ना करिए, शक संवत ऑप्शन में रहेगा पहले ही शक, मार के रेडी, ऐसा नहीं करिए। कनिष्क 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। अब गद्दी पर बैठने के साथ ही, जब ये गद्दी पर बैठा तो एक संवत चलाया जिसको कहा जाता है शक संवत। वो तो पढ़ेंगे इस्लाम धर्म में, हिजरी संवत भी पढ़ेंगे, तो वो इस्लाम धर्म का मामला है, पढ़ेंगे इसमें। अच्छा ठीक, कैलेंडर समझते हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर से इसका ताल्लुकात है, बताइए। शक संवत किसने चलाया? कनिष्क। कब चलाया? 78 ईस्वी में। यानी शक संवत प्रारंभ कब हुआ?